हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। ये वीडियो बना है पीएफआरडी ग्रेड ए के एस्पिरेंट्स के लिए। जी आपका एग्जाम शेड्यूल हो गया, डेट आउट हो गया है। प्री एग्जाम है 5th ऑफ नवंबर को और आपका मेंस का एग्जाम है 4th ऑफ दिसंबर को। सो पीएफआरडी का जो सिलेबस है उसके अंदर एक सब्जेक्ट है पेंशन सेक्टर नॉलेज। अब पेंशन सेक्टर नॉलेज पे मार्केट में कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसलिए मैं अपने कोर्स का एक लेक्चर यूट्यूब पे लेकर आ रहा हूँ। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस लेक्चर में मिल जाएगी। अगर आपको कोर्स को रेफर करना है तो आपको कोर्स मेरी एप्लीकेशन वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको सबका लिंक वेबसाइट का और एप्लीकेशन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फुल कोर्स का प्राइस है 5999, जिसमें अभी डिस्काउंट कोड लगाएंगे आप कॉम्बो 10 तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स की वैलिडिटी है सेबी के मेंस के एग्जाम तक। सेबी का एग्जाम जब मर्जी कंडक्ट हो, इसकी वैलिडिटी कोर्स की वैलिडिटी तब तक एक्सटेंड करते रहेंगे। तो इसका जो इफेक्टिव प्राइस होगा आफ्टर डिस्काउंट दैट विल बी 5399। और अगर आपको सिर्फ पेंशन सेक्टर के लेक्चर चाहिए तो वो भी मेरी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो उसका प्राइस है 699। तो इस सेशन में आप डिस्कस करो एनपीएस के बारे में। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे एप्लीकेशन में जाके भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड होते ही वो वाला वीडियो स्टार्ट हो जाएगा एनपीएस का जो कोर्स का वीडियो है। तो ओके, टाटा एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑन नेशनल पेंशन सिस्टम। एक क्विक रिवीजन करते हैं अभी तक हमें क्या समझ में आया और फिर आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सर, हम बताएंगे हमें अभी तक एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या समझ में आया। सर, गवर्नमेंट नेशनल पेंशन सिस्टम इसलिए लेकर आई क्योंकि गवर्नमेंट परेशान हो गई थी पुराने पेंशन प्लान की वजह से। पुराने पेंशन प्लान में गवर्नमेंट कहती थी कि जो भी हमारा एम्प्लॉय रिटायर होगा उसकी रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा जिंदगी भर तक गवर्नमेंट अपने खाते से अपने पल्ले से देती रहेगी। इस पेंशन प्लान को बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान, जिसमें बेनिफिट्स एम्प्लॉयर देता है और वो बेनिफिट्स पता होते हैं कितने मिलने वाले हैं। बट गवर्नमेंट ने बोला कुछ टाइम के बाद हमारा पेंशन पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है जी, इस पेंशन प्लान में अब काम नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट एक नया पेंशन प्लान लेकर आई जो कि एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान था। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का मतलब कि इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते रहेंगे एम्प्लॉय के रिटायरमेंट फंड के लिए। ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए लाया गया वो था नेशनल पेंशन सिस्टम। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ कुछ पैसा, किसके लिए? एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के फंड के लिए। अब रिटायरमेंट पे जो पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा, जी आप अपना रिटायरमेंट इस फंड में गुजारा करें। बात समझ में आती है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज के लिए तो ये सिस्टम ले आई। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को बोला, स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको इस प्लान के अंदर आना है तो आप आ सकते हैं, नहीं तो आपको अगर पुराना प्लान आपके स्टेट के एम्प्लॉयज का अगर पुराना प्लान डिफाइंड बेनिफिट प्लान आपको चलाना है तो आप वो भी चला सकते हैं। तो मर्जी है आपकी। ठीक है जी, ठीक है जी, हमें बात समझ में आ गई कि एनपीएस के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दोनों को बोल दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट तो मैंडेटरी सारे के सारे आ गए और साथ में स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया गया कि आपको आना है आओ, नहीं आना तो अपना चलाते रहो। ठीक है सर, हमें बात समझ में आती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सारे एम्प्लॉयज को लाया गया, कुछ को छोड़ के। कुछ कौन? हमारी आर्म्ड फोर्सेस, उनको तो हम डिफाइंड बेनिफिट प्लान में रखेंगे, उनसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। तो उनको बोलेगा आर्म्ड फोर्सेस आप अभी भी पुराने प्लान डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर ही कवर्ड है, आपका जो भी रिटायरमेंट का पैसा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी आपको। बात समझ में आती है? ठीक है जी, गवर्नमेंट यहाँ पे कवर होगी। फिर कुछ टाइम के बाद एनपीएस को ओपन कर दिया गया सबके लिए। बोला कि अगर कॉर्पोरेट एंटिटी आके अपने एम्प्लॉयज के लिए पैसा कुछ जमा करना चाहती है तो एनपीएस में आके वो जमा कर सकती है। साथ में कोई कॉर्पोरेट में नहीं है और सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का छोटा मोटा काम चला रहा है, दुकान चला रहा है, वो भी पैसा इस फंड के अंदर जमा कर सकता है। अब यहाँ पे पैरिटी आ गई, एक ही फंड के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का भी पैसा जमा हो रहा है, कॉर्पोरेट एंटिटी और उनके एम्प्लॉयज का भी पैसा जमा हो रहा है, साथ में कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है उनका भी पैसा जमा हो रहा है। अब ये पूरा फंड रिटर्न्स तो सिमिलर, ये जो पैसा इकट्ठा हुआ जो इन्वेस्ट होगा रिटर्न्स के तो सबके कहीं ना कहीं सिमिलर ही आएंगे ना। तो सबको जो पेंशन फंड इकट्ठा होने वाला है वो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इकट्ठा होने वाला है, कितना ज्यादा फंड होगा। बात समझ में आती है? ठीक है, तो यहाँ पे एनपीएस की बात डिवाइड होगी थी 3 मॉडल के अंदर, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एंड एक ऑल सिटीजन मॉडल। बात समझ में आती है? इसके अंदर हमने पढ़ कर आए हैं सारी बातें
कि एनपीएस को रेगुलेट करता है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बड़े सारे रेगुलेशंस लेकर आई है जिनके थ्रू वो रेगुलेट करती है एनपीएस और उसके इंटरमीडियरीज। बड़े सारे लोग इन्वॉल्व होंगे ना पेंशन सिस्टम को चलाने में। अगर बात करी जाए तो आप अकाउंट खुलवाने के लिए एनपीएस के ऑफिस दिल्ली में थोड़ा ना चले जाते हो, आप जाते हो ना किसी ना बैंक के पास, तो उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। यहाँ पर आप जाओगे अपनी शिकायतें लेके या फिर पैसा जमा कराने। ऐसे ही एक होता है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जिसके अंदर सबके रिकॉर्ड्स, अकाउंट के खाते जो खाते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। फिर एक होता है आपका कस्टोडियन, जो भी पेंशन फंड इकट्ठा हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, उसकी सिक्योरिटीज की कस्टडी कस्टोडियन रखता है। तो ऐसे बड़े सारे इंटरमीडिएट्स के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं और पेंशन पीएफआरडी उनको रेगुलेट करता है अपने रेगुलेशंस के द्वारा। अब एक हमने इंटरमीडिएट नहीं पढ़ा था, वो हम आज पढ़ने वाले हैं, वो है एन्युटी सर्विसेज प्रोवाइडर। अब एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर होता है जो जनरली इंश्योरेंस कंपनीज होती है। आप जब एक फंड इकट्ठा कर लेते हो तो आप पूरे पैसे का क्या करोगे? खा जाओगे? नहीं। तो इधर आते हैं एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर। वो कहते हैं आपका फंड इकट्ठा हो रखा है, 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए आपके इकट्ठे हो रखे हैं, आप ऐसा करो, ये पैसा हमें दो। अब हम आपको महीने के महीने कुछ ना कुछ पेमेंट करते रहेंगे, जिसको एन्युटीज बोलते हैं। पेंशन की तरह होगा ना एक तरह का। इनको हमने पूरा का पूरा फंड जो हमारा इकट्ठा हुआ अपने एम्प्लॉयमेंट टेन्योर के बीच में, वो सारा का सारा पैसा हमने एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर को दे दिया। इंश्योरेंस कंपनी है तो ये आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो इसको रेगुलेट करती है, इनको हमने जाकर दे दिया। अब ये महीने के महीने एन्युटीज जो पेंशन जैसी ही है वो हमें देती रहेगी। बात समझ में आता है? एन्युटीज के ऊपर थोड़ी सी और चर्चा, एक्स्ट्रा चर्चा तो हम एन्युटी के लेक्चर में करेंगे। एन्युटी कैसे बिकती है, क्या मतलब उसके रेट्स कैसे फर्क करते हैं, वो सारी बातों को डिस्कस करेंगे। बट फिर भी मैं आपको एक छोटा सा मतलब बता दूं कि कैसे वर्क करता है। अब अगर आप एन्युटी परचेज करने जाते हो, आज आप एन्युटी लेने गए, तो आप बोलोगे मेरे को 1 करोड़ रुपीज की एन्युटी परचेज करनी है फॉर एग्जाम्पल। अब 1 करोड़ रुपीज के हिसाब से जो भी आपको एन्युटी बेचेगा इंश्योरेंस कंपनी, वो आपको महीने के महीने इसके ऊपर जो भी पेमेंट्स बनती है वो आपको देता रहेगा। जनरली मान के चलो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में चल रहा है 10%, तो 10 लाख रुपीज मतलब इनकम जनरेट होगी एक साल के अंदर, और लगभग इतना ही पैसा आपको मंथली डिवाइड कर दिया जाता है कि मंथली कितनी पेमेंट्स आएंगी, और वही आपको एन्युटी की फॉर्म में दे दिया जाता है। बात समझ में आती है? सर इसमें हमें क्या बेनिफिट हुआ? हम ये सारा का सारा पैसा लेके बैंक को दे देते हैं, वो भी तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देती ना। एक बात, जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वेरी करता रहता। अगर आप एनपीएस के थ्रू एन्युटीज लोगे तो आपको जो रेट पे आप परचेज कर रहे हो वो फिक्स हो जाएगा। बात समझ में आती है? अच्छा चलो एक और एडिशनल बात। अब आपका एनपीएस, आपने 1 करोड़ की एन्युटी परचेज करी जब 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था। अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता, 20% हो जाएगा, अगर 20% हो जाता तो वही एन्युटी का प्राइस 50 लाख में काम चल जाता। सर यहाँ पर बात थोड़ी सी हमारे सर के ऊपर से निकल गई। आपका 1 करोड़ रुपए पहले 10% का रिटर्न दे पा रहा था मार्केट के अंदर, अगर मार्केट ज्यादा रिटर्न देने लग गई, 20% रिटर्न दे रही है, तो जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है कहेगा 50 लाख रुपए दे दो। अब तो अगर आपको इतनी एन्युटी चाहिए ना, जो पहले 1 करोड़ दे रही थी, अब तो वो 50 लाख की एन्युटी दे देती है, क्योंकि मार्केट 20% का रिटर्न दे रही है। ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाता, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता, तो उस केस में सेम एन्युटी पेमेंट्स को मेंटेन करने के लिए आपको 2 करोड़ रुपीज देने पड़ते। ओए होए होए। सर हमें बात समझ में नहीं आई। आप वेट करो एन्युटी के लेक्चर का, ये सिर्फ ऊपर से आपको बताया गया क्योंकि आगे का जो लेक्चर है वो उस पर डिपेंडेंट है। थोड़ा थोड़ा बातें क्लियर हो जाएंगी अगर ये समझ में आता है। एन्युटी का जो भी अमाउंट होगा वो फर्क करेगा आपके फंड से और मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उससे। ठीक है, बात समझ में आती है। अब हमने जो 3 मॉडल पढ़े थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का और एक ऑल सिटीजन कॉर्पोरेट मॉडल, उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है, कितना पैसा डालना है, और अगर पैसा निकालना है, एग्जिट करना है, तो वो कैसे होगा। चलो जी, एनपीएस गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए। गवर्नमेंट से जब भी मैं बात करूंगा तो हमेशा हम क्या कंसिडर करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और जिसके अंदर आर्म्ड फोर्सेज इंक्लूडेड नहीं है। चलो जी, नेशनल पेंशन सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है।
गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बोल जाएगा भाई आर्म फोर्सेस को छोड़ के जो भी सर्विसेज को ज्वाइन कर रहा है 1 जनवरी 2004 उसके बाद वो मैंडेटरीली कवर्ड है एनपीएस के अंदर। मैंडेटरी है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी ज्वाइन कर रहा है। अब इसके अंदर 2 अकाउंट खुलते हैं एनपीएस के अंदर। आपको एक प्रान नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आपको एलोकेट होता है जिसमें 2 अकाउंट खुलते हैं। एक अकाउंट मैंडेटरी है टियर 1 अकाउंट, इसमें आपका रिटायरमेंट का पैसा जमा हो रहा है, और एक सेकंड अकाउंट टियर 2 अकाउंट, आपकी मर्जी आपको खुलवाना है तो ये एक सेविंग अकाउंट जैसे वर्क करता है, जब मर्जी पैसा डालो जब मर्जी निकालो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, मंथली इसमें पैसा कौन कंट्रीब्यूट करेगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा 10% ऑफ बेसिक पे एंड डीएनएस अलाउंस। जो भी आपका बेसिक पे एंड डीएनएस अलाउंस है उसका 10% आपको कंट्रीब्यूट करना है एनपीएस के फंड में, और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 14% ऑफ बेसिक पे एंड डीएनएस अलाउंस। गवर्नमेंट आपके रिटायरमेंट के लिए आपसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। हाँ सर, हम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, क्यों नहीं करेगी गवर्नमेंट? अच्छा, पहले क्या प्रोविजन होता था? पहले गवर्नमेंट बोलती थी जो भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है गवर्नमेंट उसको मैच करेगी, तो गवर्नमेंट पहले 10% ही करती थी। ये अमेंडमेंट है, गवर्नमेंट बोल रही है अब हम ज्यादा करेंगे, गवर्नमेंट कह रही है हम 14% करेंगे। तो इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट्स आर ऑल इंपॉर्टेंट। ओके, अब विड्रॉल की बात आ गई। पैसा जमा कर दिया भाई, सारा का सारा पैसा, हमने नौकरी करी, पैसा जमा किया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमने गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय से, सब कुछ हो गया। अब अगर मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है? अब इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा दे रही है, तो वो रिस्ट्रिक्शन तो लगाएगी ना आपके ऊपर। हाँ सर, रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लगाएगी? गवर्नमेंट कहेगी ना, गवर्नमेंट का इंटेंट ये है कि वो आपका रिटायरमेंट को सिक्योर कर सके, तो आपके रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी। क्या लगाएगी बोलते हैं? अगर आप पैसे को विड्रॉ कर रहे हो आफ्टर द एज ऑफ सुपर एनोवेशन, सुपर एनोवेशन एज क्या होता है? जो भी रिटायरमेंट का एज है। इंडिया के अंदर सुपर एनोवेशन का एज है 60 ईयर्स, पहले ये 58 ईयर्स हुआ करता था जो कि बढ़ा दिया। अब सुपर एनोवेशन का एज सर्विस रूल में अलग अलग, इंडस्ट्री में अलग भी हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट की बात करो तो साइंटिस्ट के लिए, साइंटिस्ट कम नंबर में है ना, तो उनके लिए सुपर एनोवेशन की एज बढ़ा रखे उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वो मानी जाएगी, वो सुपर एनोवेशन की एज मानी जाएगी जो उनके सर्विस रूल में लिखी हुई है। बात समझ में आती है? ठीक है जी, तो सुपर एनोवेशन की एज के बाद अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो तब क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, तब क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है? अगर आप रिटायरमेंट की एज सुपर एनोवेशन की एज से पहला विड्रॉ करना चाहते हो, कर सकते हो कि भी नहीं कर सकते? अगर कर सकते हो तो कितना कर सकते हो? बात समझते हैं? ठीक है जी, आफ्टर द एज ऑफ मतलब आप रिटायरमेंट की एज के बाद पैसा लेने आ रहे हो। अब गवर्नमेंट ने बोला कि आपका जो भी फंड इकट्ठा हुआ, फॉर एग्जाम्पल 1 CR, आपका 1 CR का फंड इकट्ठा हो गया, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और आपने दोनों ने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, अब बोला गया इस 1 करोड़ रुपीस में से मिनिमम 40% आपको एनुअटी परचेज करनी है। अब आपको सारा का सारा पैसा दिया नहीं जाएगा, इसमें से 40 लाख रुपीस एनुइटी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे जो आपको मंथली एनुइटीज की पेमेंट करेगा, जो कि एक तरह की पेंशन हो गई। जो आपको एनुइटी लेनी है, एनुइटी अलग अलग टाइप की अवेलेबल है, आप 5 साल की ले लो, 2 साल की ले लो, 10 साल की ले लो। बट अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो और यहाँ से आपका पैसा विड्रॉ हो रहा है तो आपको एनुइटी फॉर लाइफ, एनुइटी फॉर लाइफ लेनी है, पूरी जिंदगी की एनुइटी लेनी है अपने लिए, और अपने बाद अपने वाइफ या हस्बैंड, आपके स्पाउस के लिए लेना है। पढ़े, मिनिमम 40% ऑफ द accumulated pension funds shall be mandatorily utilized for the purchase of annuity for life। एनुइटी फॉर लाइफ है, मैंडेटरी आपको लेना ही लेना है। आपको क्या कहते हैं, फिर मंथली एनुइटीज मिलेंगी इसके बाद। अगर आपकी एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ कम है 5 लाख से, सर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने बहुत लेट गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, ऐसा हो सकता है, एक ना एक कोई केस निकल आएगा। अगर आपका 5 लाख से कम का एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ है तो उस केस में कोई एनुइटी परचेज करने का जरूरत नहीं है। क्या एनुइटी बनेगा? बहुत कम एनुइटी बनेगा ना, 5 लाख में क्या ही बनेगा? तो बोला कि 5 लाख तक आप सारा का सारा घर ले जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सब्सक्राइबर, अब यहाँ पे सब, सर 40% की हमने एनुइटी ले ली, बाकी का 60% का क्या? वो हमें 60 लाख रुपीस कहाँ गए? अब ये 60 लाख रुपीस आप घर लेके जा सकते हो जी, आप इससे घर बनाओ अपना, बच्चों की शादी करो, बच्चों को कॉलेज में पढ़ाओ, बच्चों को फॉरेन भेजो, ट्रिप ऐश करवाओ, जो मर्जी करो। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला बट सब्सक्राइबर को एक ऑप्शन दिया गया
कि आप ये 60 लाख रुपीस को एनपीएस में इन्वेस्टेड भी रख सकते हैं 70 की एज तक। सुपर एनोवेशन की एज के बाद आप 70 ईयर तक इन्वेस्टेड रह सकते। आपको पैसे की रिक्वायरमेंट ही नहीं, कह रहे नहीं 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 मैं तो कंजूस हूं, मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा करो, ये पैसा अपने पास से रखो, इसमें मेरे को रिटर्न्स देते रहो 15%, 10%, जो रिटर्न मार्केट दे रही है, मेरा पैसा बढ़ता रहे बस। तो इसके अंदर आप 70 की एज तक इन्वेस्टेड रह सकते हो। बात समझ में आती है? बट जो एनुइटी की बात हुई उसको डेफर नहीं कर सकते। सुपर एनोवेशन की एज जैसी हुई आपकी, आपको 40% की एनुइटी मैंडेटरली परचेज करनी ही करनी है। अब आप 70 एज तक जो डेफर कर रहे हो, बाकी का अपने 60 लाख रुपीस को, उस केस के अंदर आपको नोटिस देना पड़ता है 15 डेज पहले। जब आप सुपर एनोवेट आपकी रिटायरमेंट होने वाली है, उसके 15 डेज पहले आप नोटिस दे दोगे अपने ऑफिस में, जो भी डिपार्टमेंट है, भाई साहब नहीं मेरे को पैसा नहीं चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं पैसे की, ऊपर से बहुत कमाई हुई है, ऐसा करो इस पैसे को आप जमा करो, वापस से रखो अपने पास, 10 साल के लिए बढ़ा लो। ओके जी, ओके जी। बात को आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई बात। अगर आफ्टर एज ऑफ सुपर एनोवेशन, जो नेचुरल चीज है भाई, रिटायरमेंट होगा उसके बाद पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब थोड़ी सी अलग बात, आप क्या रिटायरमेंट की एज से पहले पैसा निकाल सकते हो? अब गवर्नमेंट आपको अलाउ तो कर रही है पैसा निकालने के लिए, बट गवर्नमेंट चाहती है, देखो ये जल्दी पैसा निकाल रहा है, मतलब जो इसका फंड इकट्ठा हुआ होगा वो कंपैरिजन में इन एम्प्लॉय से कम हुआ होगा, क्योंकि जल्दी पैसा निकाल रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन का टाइम कम होगा ना, इन्होंने कम साल के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो मान के चलो इनका पेंशन वेल्थ अभी इकट्ठा हो रखा है हमारे पास, पेंशन फंड 50 लाख रुपीस। तो इनको बोला गया आपको पैसा निकालना है, चलो जी आप निकाल सकते हो, बट इस केस में आपको 80% की एनुइटी लेनी है, मतलब 40 लाख रुपीस की एनुइटी लेनी है। ये क्यों बोला गया? ताकि इनका पेंशन जो मंथली बन रहा है वो आपका भी उतना उसके आसपास ही बने, आप ज्यादा पैसा खर्च ना कर दो, ज्यादा पैसा उड़ा मत दो आप। तो यहाँ पर 80% की मिनिमम आपको एनुइटी, 40 लाख की एनुइटी लेनी पड़ रही है, और बैलेंस 20% आप लेके जा सकते हो, जो मर्जी करो आप 20% का पड़ता है। मिनिमम 80% out of the accumulated pension wealth shall be mandatorily utilized for the purpose for the purchase of annuity for annuity for life नहीं है, सेल्फ या स्पाउस दोनों कवर्ड है इसके अंदर। अब अगर आप वॉलेंटरली पैसे को बाहर निकाल रहे हो अपनी सुपर एनोवेशन की एज से पहले, और आपका 2.5 लाख तक का रिटायरमेंट फंड है, 2.5 लाख है सिर्फ, तो आपको एनुइटी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 5 लाख के अमाउंट को रिड्यूस करके 2.5 लाख कर दिया गया, 2.5 लाख तक फंड है तो आप वापस लेके जा सकते हो। फुल अमाउंट कैन बी विड्रॉल विदाउट परचेजिंग एनी एनुइटी। ठीक है, अब एक टाइम होता है आप आपके सुपर एनोवेशन एज से पहले पैसे को विड्रॉ कर रहे हो, एनुइटी लेने को बोल दिया 80% की, बट एनुइटी सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं कि मिनिमम एज है एनुइटी लेने की, ऐसा नहीं है आप 18 साल की उम्र में आकर हमसे एनुइटी ले लो, आपके घर वालों ने पैसा दे दिया इकट्ठा और आप जाके एनुइटी जिंदगी भर तक लेते रहो, जिंदगी एनुइटी फॉर लाइफ ले लो आप 18 साल की उम्र में ही। तो उन्होंने बोला आपको एनुइटी फॉर लाइफ दी जाएगी, बट उसके अंदर मिनिमम एज का क्राइटेरिया हमारा, इतनी एज से पहले आपको इशू नहीं होगी। तो उस केस के अंदर एनुइटी फॉर लाइफ इशू तभी होगी जब आप उस एज तक पहुंच जाओगे। आप पहले पैसा विड्रॉ कर रहे हो, एनुइटी नहीं मिलेगी, एनुइटी तो उसी एज पे मिलेगी जिसपे दी जाती है एनुइटी फॉर लाइफ। पढ़ते क्या लिखा गया, द एज ऑफ सब्सक्राइबर इज लेस देन द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर परचेजिंग एनी एनुइटी, सच सब्सक्राइबर टू कंटिन्यू until he or she attains the eligibility for the purchase of annuity। लॉजिक समझ में आता है? तब तक आप इन्वेस्टेड रहोगे, आपको जब एलिजिबल होगे एनुइटीज लेने के लिए तभी आपको ये एनुइटी इशू होगी 80% वाली। बात समझ में आता है? अब बिफोर एज ऑफ सुपर एनोवेशन है, बट जो सब्सक्राइबर था उसकी डेथ होगी, तो उस केस में जो भी एक्यूमुलेटेड पेंशन मिलता है उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया 5 लाख तक। अच्छा सर, बिफोर एज ऑफ सुपर एनोवेशन है और डेथ होगी, तो उस केस में एनुइटी किसको इशू होगी? स्पाउस को। स्पाउस को इशू करी जाएगी ना एनुइटी, उसको, उसके लिए वाला जो पेंशन फंड है वो उसका हो गया, अब उसको 80% की एनुइटी इशू करी जाएगी और बैलेंस पैसा उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, annuity contract shall provide for annuity for life of the subscriber and his or her spouse। दोनों कवर्ड है। अगर सब्सक्राइबर कोई फीमेल है तो उसके हस्बैंड कवर होंगे, सब्सक्राइबर कोई मेल है तो उनकी वाइफ कवर होगी। ठीक है, दोनों के लिए एनुइटीज परचेज करी जाएंगी विद द प्रोविजन ऑफ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। अब ये जो एनुइटीज आप परचेज कर रहे हो, आपने जो 40 लाख रुपीस की एनुइटीज परचेज कर ली,
वो पैसा वापस भी कर दिया जाएगा आपको। वो पैसे के तो कुछ रिटर्न्स आपको दे रहे हैं ना, तो ये पैसा किसको रिटर्न किया जाएगा? आपके जो चिल्ड्रन होंगे, सर्वाइविंग चिल्ड्रन या लीगल है। अच्छा, इसमें बात को थोड़ा सा और ऐड करते हैं। ये सब्सक्राइबर कवर हो गया, सब्सक्राइबर की स्पाउस कवर होगी। अगर कोई डिपेंडेंट मदर या फादर है तो उनका भी तो ध्यान रखा जाना चाहिए ना। गवर्नमेंट कहेगी हाँ भी हम ध्यान रखेंगे, तो उस केस में क्या बोला गया कि जो भी डिपेंडेंट मदर है, अगर सब्सक्राइबर और उनकी स्पाउस की डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर जो भी मदर है उनको वही एनुइटी इश्यू हो जाएगी। अब इसमें लॉजिक समझते हैं हम। एनुइटी टू बी री इशूड टू फैमिली मेंबर इन ऑर्डर स्पेसिफाइड देयर अंडर at a premium rate prevalent at the time of purchase of annuity। इसका क्या मतलब है? जब पहले ओरिजिनली एनुइटी परचेज करी होगी, उस समय कोई प्राइस चल रहा होगा एनुइटी का। हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, कैलकुलेशंस जो करी थी। उस समय कोई आपने एनुइटी परचेज करी 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की आपने एनुइटी परचेज करी, आपको मंथली एक्स अमाउंट का पेंशन मिल रहा। अब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो गए, अब वही रेट ऑफ वही पैसा, वही एनुइटीज लेने के लिए ज्यादा पैसे देने की रिक्वायरमेंट आ रही है। अब कह रहे कि नहीं नहीं, आप 1.2 करोड़ दो, 1.3 करोड़ दो, तब जाके आपको इस ये अमाउंट मंथली मिलेगा। तो यहाँ पर बोला गया अगर ऐसा केस है, डिपेंडेंट मदर है, लिविंग डिपेंडेंट मदर है, लिविंग डिपेंडेंट फादर है, तो उस केस में अगर 1.2 लाख की एनुइटी वही वाले रेट पे मिल रही है, तो वो रेट नहीं माना जाएगा। रेट वही का वही रहेगा जो ओरिजिनली परचेज किया गया था। वाओ, क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट है। फिर से बढ़ते हैं, आप समझ में आएगा। एनुइटी बी री इशूड टू फैमिली मेंबर इन ऑर्डर स्पेसिफाइड देयर अंडर। पहले मम्मी आएगी, फिर पापा आएंगे, ठीक है जी। पहले मम्मी को इश्यू होगी एट अ प्रीमियम रेट प्रिवेलेंट एट द टाइम ऑफ परचेज। जो पहले एनुइटी परचेज करी थी उसी रेट पे परचेज होगी। क्या बात है, वेरी नाइस पॉइंट। ठीक है, पहले मम्मी के लिए फिर फादर के लिए, और उसके बाद जो पैसा है, जो एनुइटी का पैसा था, वो एनुइटी का पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा जो भी सर्वाइविंग चिल्ड्रंस हैं, और उनके बाद अगर नहीं है तो लीगल हेयर जो भी है सब्सक्राइबर के। 40 लाख रुपए वापस मिलेगा। चिल्ड्रंस भी कुछ, जो जो आपका सब्सक्राइबर है वो भी खुश, स्पाउस भी खुश, जो लिविंग डिपेंडेंट मदर है वो भी खुश, लिविंग डिपेंडेंट फादर वो भी खुश, उसके बाद जो चिल्ड्रंस है वो भी खुश। भाई जो 40 लाख रुपए है वो तो अपन को ही मिलेंगे, क्या टेंशन ही नहीं है। ओके जी, बात समझ में आती है। गवर्नमेंट वालों ने अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रख दिया। अब जो कॉर्पोरेट एंटिटीज है, तो उस रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देगी उनको, उनको कुछ बेनिफिट देगी, बट ज्यादा बेनिफिट नहीं देगी जो यहाँ पे इतना बेनिफिट दे रखा है। अब देखते हैं कि क्या फर्क है। अब हम पढ़ेंगे ऑल सिटीजन एंड कॉर्पोरेट सेक्टर वाले, छोटे मोटे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, छोटे मोटे बिजनेसमैन, और साथ में कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अगर कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज यहाँ पे कवर्ड है तो इसमें बोला गया सब, इसको ओपन करा गया सबके लिए। इंडियन सिटीजन के लिए इसमें रेजिडेंट इंडियंस कवर्ड है, नॉन रेजिडेंट अगर कोई वो भी कवर्ड है, और ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वो भी कवर्ड है। कॉर्पोरेट एंटिटी में है तो एज बिटवीन 18 टू 70, तो एलिजिबल क्या है 18 टू 70 ईयर्स की एज के बीच में होना चाहिए। सर आपने बात फटाफट निकाल दी, समझ में नहीं आई। यहाँ पे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाली बात समझ में आ रही थी। यहाँ पे जो अगर एनआरआई है बट वो सिटीजन तो इंडिया का ही है ना, तो चलो उसको हमने कवर कर दिया। ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? अब अगर कोई इंडिया का सिटीजन था पहले और अब नहीं रहा, तो वो एलिजिबल नहीं है, उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर उसने कहीं और का सिटीजनशिप ले ली, कनाडा की ले ली, तो वो कवर नहीं है, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन से उसके ओरिजिन है, बट अब वो कहीं और का सिटीजन बन चुका है। बट गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी जिसमें ओसीआई कार्ड, इन लोगों को जो बाहर जाकर सिटीजनशिप ले चुके हैं उनको एक कार्ड इशू करा गया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड। तो उनको कुछ बेनिफिट दिए गए थे। सिटीजन ये बाहर के ही है, बट इस ओसीआई कार्ड की वजह से इनको एलिजिबल कर दिया गया। तो ये भी बाहर के सिटीजन है, बट ओसीआई कार्ड की वजह से इनको एलिजिबल कर दिया गया। बात समझ में आती है? ठीक है, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एलिजिबल नहीं है इसके अंदर। ऐसे ही ओसीआई एलिजिबल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ भी कवर नहीं है। ठीक है जी, बात समझ में आती है। अब इसके अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कोई मैंडेटरी तो नहीं है, उन्होंने बोला आपको ज्वाइन करना कर लो, आपको अपने एम्प्लॉय का रिटायरमेंट को देखना है तो देख लो। अगर कॉर्पोरेट यहाँ पे आती है तो उनको बोला गया आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी कंट्रीब्यूट करो। आपको और एम्प्लॉय को इक्वल कंट्रीब्यूट करना है एनपीएस के अंदर, आप इक्वल कर लो। आपको अनइक्वल करना है, एम्प्लॉयर कहता है मैं ज्यादा करूंगा तो ज्यादा कर लो, या एम्प्लॉयर कहता है मैं कम करूंगा तो कम कर लो। या तो
एम्प्लॉयर कहता है मैं करूंगा ही नहीं, एम्प्लॉय कहता है मैं भी नहीं करूंगा, तो दोनों कोई भी नहीं करेगा, कोई ना कोई एक तो करेगा ना, तभी तो फंड में पैसा जाएगा। तो यहाँ पे तीन बातें, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, आप इक्वल कंट्रीब्यूशन कर लो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन कर लो, एम्प्लॉय कम कर रहा है एम्प्लॉयर ज्यादा कर रहा है, एम्प्लॉयर ज्यादा कर रहा है एम्प्लॉय कम कर रहा है, या कोई एक बंदा कंट्रीब्यूट कर लो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर ले या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर ले। ठीक है जी, बात समझ आती है। तो इसमें भी दो अकाउंट खुलेंगे, टीयर 1 अकाउंट, उसमें रिस्ट्रिक्शन है, ये आपके रिटायरमेंट के लिए बेनिफिट दे रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट कोई ना कोई बेनिफिट तो दे रही है, तो इसके अंदर आपका रिस्ट्रिक्शन डालेगी गवर्नमेंट कि आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन टीयर 1 अकाउंट खोलने के लिए 500 और हर साल 1000 रुपए जमा कराने आपको। और टीयर 2 अकाउंट जो एक सेविंग अकाउंट है, उसको ओपन करने के लिए 1000 रुपीज, और साथ सेविंग अकाउंट में 1000 रुपीज होते हैं ना, हाँ, और पर ईयर आपको 250 रुपीज यहाँ पे जमा कराने कराना। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट की बात हुई है, ऊपर कोई मैक्स, जितना मर्जी कंट्रीब्यूट करो जी, कोई टेंशन नहीं, जितना पैसा जमा कर दो। सब्सक्राइबर के पास ऑप्शन है कंट्रीब्यूट करने का टिल द एज ऑफ 70 या 75 ईयर्स। अब ये दो बातें कहां से आ गई, यहाँ पर सर आपने ऊपर एलिजिबिलिटी बोली कि 18 से लेके 70 ईयर्स तक बंदा ज्वाइन कर सकता है। अब ज्वाइन 70 की ईयर्स में कर रहा है, तो कंट्रीब्यूशन की एज भी तो ज्यादा होनी चाहिए ना, कुछ उसको टाइम तो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए कंट्रीब्यूशन की एज को स्पेसिफिकली एक केस के लिए बढ़ाया गया 75 ईयर्स तक। ये एक अमेंडमेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी और क्लैरिटी लेते हैं। चलो जी, आपने कंट्रीब्यूट भी कर लिया एज ऑफ 70-75 तक। अब विड्रॉल का क्या प्रोसीजर है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई क्या गवर्नमेंट ने, अगर आप विड्रॉ कर रहे हो आफ्टर एज ऑफ 60, मतलब रिटायरमेंट की एज आ गई एक तरह की, और बिफोर एज ऑफ 60, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी सेम बात बोली गई, आफ्टर द एज ऑफ 50 अगर आप रिटायर कर रहे हो तो आपको एनुइटीज लेनी है। सर बात को यहीं पर रोको, इन एम्प्लॉयज को, इन लोगों को गवर्नमेंट ने कोई बेनिफिट नहीं दिया, तो इन पे कैसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। गवर्नमेंट का इंटेंट समझते हैं, गवर्नमेंट का इंटेंट है जो भी इसके अंदर आ रहा है उसका रिटायरमेंट सिक्योर हो, और गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दिए हैं, गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दिए हैं टैक्स के फॉर्म में, टैक्स की सेविंग हुई है यहाँ पे लोगों की, इसलिए गवर्नमेंट ये रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। पढ़ते हैं टैक्स की सेविंग भी पढ़ेंगे अभी, पहले ये पढ़ते हैं गवर्नमेंट ने क्या बोला। अगर आप 60 की एज के बाद पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं तो 40% आपको पैसा है सेम सेम लगा रहा है, 40% की आपको एनुइटी की परचेज करना है। अब एनुइटी के अंदर एक बात नहीं बोली गई कि स्पाउस के लिए आपको लेने के लिए नहीं, ये बात नहीं बोली गई, सिर्फ सेल्फ के लिए बात करेगी। अगर आपका एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ 5 लाख तक है तो आप पूरे के पूरे पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। सब्सक्राइबर को यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया कि आप 70 की एज तक, 70 की एज तक पैसे को क्या कर सकते हैं, जमा रख सकते हैं। बात समझ में आती है, जो भी आपको 60% बैलेंस था वो आप 70 की एज तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। यहाँ पर एक और बेनिफिट दिया गया, जो एनुइटीज बननी थी 40% की, आप उसको भी डेफर कर सकते हैं 3 साल के पीरियड तक। क्या बात, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं था, 60 साल के एनुइटीज की पेमेंट लेनी स्टार्ट कर दो, बट इस केस में बोला आप एनुइटी को भी डेफर कर सकते हैं 3 साल के लिए, और अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बैलेंस 60% वाला, उसका जो विड्रॉल है वो भी डेफर कर सकते हैं 70 ईयर्स तक के लिए। बात समझ में आती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ये वाली बात को, आगे अभी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं आफ्टर एज ऑफ 60। चलिए आफ्टर एज ऑफ 60 हमने पढ़ लिया, बिफोर एज ऑफ 60 पढ़ते हैं। अब आपने एनपीएस के अंदर ज्वाइन कर लिया, आपको मजा नहीं आ रहा कि भाई मेरे को पैसे वापस चाहिए, तो इस केस में आएगा बिफोर एज ऑफ 60 हो एंड पार्ट ऑफ एनपीएस आप 10 ईयर्स, आप 10 ईयर्स तक एनपीएस के बेनिफिट उठा चुके हो, जो बेनिफिट थे आप वो भी ले चुके हो, तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला हम आपके ऊपर फिर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। 10 साल के लिए आपने बेनिफिट लिए हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मिनिमम 80% का आपको एक्यूमुलेटेड पेंशन है, उसका आपको एनुइटी प्लान लेना ही लेना है, एनुइटी फॉर लाइफ लेना ही लेना है। सेम बात रिपीट होगी, इजीली आपको याद रहेगी। वॉलंटियरली अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो बिफोर एज ऑफ 60, तो 2.5 लाख तक अगर आपका फंड है तो पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हो, कोई ये एनुइटी 80% वाली लेने की जरूरत है, 2.5 लाख रुपए में क्या एनुइटी ले लोगे, फुल अमाउंट कैन बी विड्रॉ विदाउट परचेजिंग एनी एनुइटी। एज ऑफ सब्सक्राइबर इज लेस देन द मिनिमम एज, अगर एनुइटी परचेज करने की एज से आप कम हो तो आपको तब तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा जब तक आप एलिजिबल नहीं जाते एनुइटी लेने के लिए, ठीक है जी। अब अगर जो भी सब्सक्राइबर था उसकी डेथ होगी, तो उस केस में एंटायर एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ शैल बी पेड टू नॉमिनी और नॉमिनीज। इस केस में स्पाउस क्यों नहीं बोला गया,
इसमें नॉमिनी बोला गया। इस केस के अंदर जो सब्सक्राइबर है वो अपनी स्पाउस या अपने चिल्ड्रन किसी को भी नॉमिनी बना सकता है, तो उसमें जो पेंशन वेल्थ उसका इकट्ठा हुआ वो नॉमिनीज को दे दिया जाएगा। कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे कि स्पाउस को एनुइटी इशू हो जाएगी या फिर उसके बाद उसके डिपेंडेंट मदर उसको हो जाएगी या डिपेंडेंट फादर उसको हो जाएगी, नो बेनिफिट्स। ठीक है जी, बात समझ आती है। The nominee of the family member of the deceased subscriber shall have the option to purchase any annuities being offered upon exit। बात समझ आती है। आगे बात को पढ़ते हैं। एक एक्स्ट्रा स्पेशल केस आएगा। अब किसी ने अगर एनपीएस 60 की एज पे ज्वाइन कर लिया, 60 से लेके 70 की एज तक वो 75 ईयर्स तक वो कंट्रीब्यूट कर सकता है ना। अब आपकी जो ज्वाइनिंग की एज है वो 18 से 70 है। एक स्पेशल केस बनाया गया जो 60 के बाद ज्वाइन कर रहा है और 70 से पहले, 60 और 70 के ब्रैकेट में ज्वाइन कर रहा है, तो उसको अलाउ किया गया कि आप 75 ईयर्स तक कंट्रीब्यूट कर सकते हो, सिर्फ आप भी कर सकते हो। Exit from NPS by subscriber joining on or after attaining the age of 60 but before the age of 70 can contribute till age of 75। तो यही अमेंडमेंट है। ये किन के लिए है? जो 60 की एज के बाद एनपीएस ज्वाइन कर रहे हैं। एनपीएस रिलेटिवली न्यू टर्म है, न्यू कॉन्सेप्ट है, तो बड़े सारे लोग जिनके पास अभी पैसा है वो 60 से ऊपर है तो वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो ऐसे कर सकते हैं। 75 की एज तक वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी अगर आपने बेनिफिट्स उठा लिए एनपीएस के 3 साल तक, इधर 10 साल वाली बात नहीं करी गई ना, यहाँ पर तो 10 साल की बात थी, तो यहाँ पर बोला अगर आपने 3 साल तक अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, 3 साल तक अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको मिनिमम 40% जो पैसा है उसका एनुअटी लेना पड़ेगा। पेंशन वेल्थ 5 लाख तक है तो पूरा विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप 3 साल से पहले सब्सक्राइबर 3 साल से पहले आप पैसा निकालने वाले हो तो आपको 80% पैसे की एनुअटी लेनी पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात है। आपने 3 साल से ज्यादा बेनिफिट लिया है तो 40% की एनुअटी परचेज करो। अगर उससे कम बेनिफिट लिया है तो ज्यादा एनुअटी परचेज करनी पड़ेगी। सारा पैसा कभी भी नहीं देंगे आपको, 80% की एनुअटी परचेज कर लो और बैलेंस पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर पेंशन वेल्थ की जो अमाउंट है उसको 2.5 लाख रखा गया। 3 साल से कम आप इन्वेस्टेड हो और 2.5 लाख रुपीज आपका इन्वेस्टेड है तो आप पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो बड़े सारे केसेस बन गए ना उसको, तो आपके जो एमसीक्यूज आएंगे उसमें आपका अच्छी खासी टेस्टिंग हो जाएगी। तो इस केस के अंदर क्या है, अगर कोई 60 के बाद ज्वाइन कर रहा है, 70 के तक ज्वाइन कर रहा है और वो 3 साल तक अगर इन्वेस्टेड है, 3 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड है तो उस केस के अंदर उसको 40% एनुअटी लेनी है। अगर 3 साल से कम इन्वेस्टेड है तो उसको 80% की एनुअटी लेनी है। और 80% की एनुअटी में 2.5 लाख रुपीज तक अगर उसके हैं तो पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकता है, कोई एनुअटी लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 3 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड है, 40% की एनुअटी लेनी है बट उसका पेंशन फंड 5 लाख है तो पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है। चलो जी, तो ये आपका क्या कहते हैं ऑल सिटीजन मॉडल इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है जी। अब एक और हम चीज पढ़ेंगे, एक है एनपीएस लाइट स्वावलंबन सब्सक्राइबर। गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग के अंदर ये मतलब क्या कहते हैं एक तरह का प्रमोशन करने के लिए एक एनपीएस लाइट लेकर आई। गवर्नमेंट कह रही है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो हम पैसा दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई और बंदा भी इसके अंदर आना चाहता है तो कुछ पैसा, छोटा मोटा पैसा गवर्नमेंट देगी। क्यों? आप ज्वाइन करो बस, इसको इसलिए हम देना चाहते हैं। अब एनपीएस लाइट के अंदर क्या बोला गया, इंडियन सिटीजन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो भी है वो एलिजिबल है इसके अंदर, एज बिटवीन 80 टू 60। ये पुरानी मतलब स्कीम थी इसलिए इसकी एज को बढ़ाया नहीं गया, ये खत्म होगी स्कीम, अब स्कीम नहीं है, वो तो है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले थी तो मैं आपको बता रहा हूँ। इस योजना में बोला गया, इस स्कीम के अंदर अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर विच सेंट्रल गवर्नमेंट विल कॉन्ट्रीब्यूट 1000 रुपीज पर ईयर। एनपीएस के अंदर स्वावलंबन अकाउंट के अंदर 1000 रुपीज पर ईयर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। जो भी अकाउंट खुलेंगे 10 11 11 12 12 13 5 साल के लिए वो पैसा जमा करेंगे। इन 3 साल के बाद 2 साल और आगे थे, 13 14 भी आ गया था और 14 15 भी आ गया था, तो उनके लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट अगर आप इनमें पैसा डालोगे इन सालों के अंदर तो गवर्नमेंट 1000 रुपीज पर ईयर डालेगी। 2013 से लेके 5 साल, 2017 तक गवर्नमेंट आपको 1000 रुपीज 5 साल के लिए देगी। अब जिसने 2013-14 में अकाउंट खोला है, 14-15 में अकाउंट खोला है, उसको 5 साल के लिए नहीं, उन्होंने एक डेट फिक्स कर दी कि 2017 के आगे हम नहीं जाएंगे, 2017 के आगे नहीं जाएंगे, 2017 तक आपको ही बेनिफिट दिए जाएंगे। लॉजिक समझ में आता है? ठीक है, 1000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट होंगे।
ठीक है, ये अल्ट्रा लो कॉस्ट रखता है। अब बताओ 1000 गवर्नमेंट दे रही है तो उसमें क्या ही बेनिफिट्स, मतलब कितने ही बेनिफिट्स होंगे। सब्सक्राइबर के पास ऑप्शन है टू कंट्रीब्यूट टिल एज ऑफ 60 ईयर, अगर वो विड्रॉ करेगा। इसमें गवर्नमेंट ने को कंट्रीब्यूट कर रखा है, चाहे गवर्नमेंट ने 1000 रुपीज है बट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट तो करे ना, तो गवर्नमेंट फिर रिस्ट्रिक्शन लगा देगी। गवर्नमेंट ने बोला आप विड्रॉ करोगे पैसा आफ्टर एज ऑफ 60 या बिफोर एज ऑफ 60, तो इसमें गवर्नमेंट के इंटेंशन देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या बोला। आप आफ्टर एज ऑफ 60 पैसा निकालने वाले हो, मिनिमम 40% जो भी आपका एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ है उसको आपको एनुटी का परचेज करना है। बट यहाँ पर बात को रोका नहीं गया, बात को एक एक्स्ट्रा लेवल पे लेके गए। बात को बोला गया कि एनुटी 40% फिक्स नहीं है, ये ज्यादा हो सकता है, 100% तक का भी हम कर सकते हैं। अगर आपकी पेंशन जो एनुटी की पेमेंट है वो कम बन रही होगी ना, तो हम आपका जो ये मिनिमम वाला है इसको बढ़ा देंगे। कितने तक? 100% तक भी लेके आ सकते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देंगे, आपकी एनुटीज बांध देंगे सीधा की सीधा। क्या लिखा गया पढ़ते हैं। द एनुटी परचेज बाय यूटिलाइजिंग द मैंडेटरी मिनिमम 40% ऑफ द एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ, इस पैसे को यूज करके सब्सक्राइबर शैल यील्ड एटलीस्ट मंथली पेंशन ऑफ 1000। अगर इस पैसे को यूज करके आप 1000 रुपीज की मंथली एनुटी पेमेंट्स ले पा रहे हो तो ओके। अगर इस पैसे को यूज करके आपकी मंथली पेमेंट्स 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए आ रही है, तो वहां पर गवर्नमेंट ने बोला आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, हम उतना पैसा यूटिलाइज करेंगे, उतना परसेंटेज बढ़ा देंगे इसकी, जब तक आपको मिनिमम 1000 रुपीज की एनुटी की पेमेंट ना हो, चाहे आपका 100% फंड ही क्यों ना यूज हो जाए। यही इंटेंट है इसका कि कम से कम 1000 रुपए तो मिले ना। The annuity purchased by utilizing the mandatory minimum 40% of the accumulated pension wealth of the subscriber shall yield at least 1000 rupees, failing which the entire accumulated pension wealth shall be annuitized in such a manner so as to yield a monthly pension of 1000, at least 1000 की आपकी उतना एनुटी बढ़ा देंगे, उतना से परसेंटेज बढ़ा देंगे जब तक आपको मिनिमम 1000 रुपए की एनुटी ना मिले मिनिमम महीने की। उसके बाद का जो भी पैसा बचा वो आपको रिटर्न कर देंगे। अगर एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ इस केस के अंदर एनपीएस लाइट लाइट के अंदर सिर्फ 1 लाख रुपीज है तो आपको पूरा का पूरा विड्रॉ कर देंगे, कोई एनुटी वैनुटी की जरूरत नहीं, 1 लाख रुपए आप लेके चले जाओ। अच्छा, बिफोर एज ऑफ 60 आप निकालना चाहते हो, सेम कॉन्सेप्ट, 80% का आपको क्या कहते हैं एनुटी परचेज करना है। और यहाँ पर भी अगर आपकी 80% वाला जो एनुटी वाला अमाउंट है वो 1000 रुपीज ईल्ड नहीं कर पा रहा मंथली, तो उस केस में आपका पूरा का पूरा पैसा जितना एनुटी कर सकते हैं उतना कर देंगे, ताकि आपको 1000 रुपए की एनुटी तो मिले ही मिले। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? यहाँ पे 100% तक भी यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं ना, आपको घर आके थोड़ा ना पैसे मांगने लग जाएंगे, नहीं नहीं और पैसा दो। ठीक है, इस केस में भी आपका अगर एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ 1 लाख तक है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। अब अगर किसी की डेथ हो जाती है बिफोर एज ऑफ 60, तो उस केस में एंटायर एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ शैल बी पेड टू द नॉमिनी। पहले जितना भी आपने इकट्ठा किया पैसा इसके अंदर वो सारा का सारा रिटर्न कर दिया जाएगा। लॉजिक समझ में आता है? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है, ज्यादा समझ में नहीं आती आपकी बातें। चलो बात को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जाएंगे। आपका एनपीएस जो मेन पार्ट था वो ऊपर वाला ही था, जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो इनमें से ही सबसे ज्यादा है। चलो जी, वैसे फिर भी कोई भी पार्ट ऐसे लेस कम इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, सब कुछ पढ़ते हैं। चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट देता है एनपीएस। अब एनपीएस के अंदर जब आप पैसा डाल रहे हो तो ये एक फंड बना रहा है। अब फंड के अंदर आपको चॉइस दे रहा है, जी फंड ये आपका है, आप बताओ कैसे इसको इन्वेस्ट करना है। तो इसके अंदर दो चॉइस है, एक एक्टिव चॉइस और एक ऑटो चॉइस। आप एग्रेसिव हो, आप कह रहे हो मेरा फंड है इक्विटी में लगाओ, जो रिटर्न दोगे देखे जाएंगे, पेंशन फंड मैनेजर मैं आपको अनुमति देता हूँ आप इसको इक्विटी में लगाओ। ऐसे ही ऑटो चॉइस के अंदर आपको मतलब ऑटोमेटिक आपकी लाइफ साइकिल के हिसाब से आप जो भी चूज करोगे तो उसमें ना वेरिएशन ऑटोमेटिक आते रहते हैं, ये सेट पैटर्न हो रखा है। सर बताओ कैसे हो रखा है? पहले एक्टिव चॉइस को देखते हैं। एक्टिव चॉइस में आपको चॉइस दी गई कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर दो अप टू 75%, जो भी आपका फंड है उसका 75% आप बोल दो मैं कह रहा हूँ ना मेरा पैसा है इक्विटी में लगाओ। इसका क्या है, रिस्क हाई है, रिटर्न भी हाई हो सकता है, जितना रिस्क उतना रिटर्न हो सकता है। इसके अंदर कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप पैसा लगा सकते हो 100%। आप कह रहे हो यार ठीक है कॉर्पोरेट बॉन्ड में सारे पैसे लगा दो, इक्विटी जीरो कर दो, तो आप 100% यहाँ पे भी लगा सकते हो। कोई मिक्स और भी कर सकते हो, आपको एक्टिव चॉइस है, आप बोल दो अभी मार्केट में सही जा रहा है 50% पैसा मेरा इक्विटी में लगाओ, 25% मेरा कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगाओ, 25% पैसा मेरा गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाओ।
आपको पूरी अनुमति दी गई इसके अंदर। एक्टिव चॉइस के अंदर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में भी 100% पैसा लगा सकते हैं, मर्जी आपकी जी, आपकी चॉइस है। दिस चॉइस इज फॉर एनपीएस सब्सक्राइबर हु विश टू डिसाइड द एसेट्स क्लास एलोकेशन ऑन देयर ओन। आप अपनी मर्जी चलाना चाहते हो, आप चला सकते हो। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में ऐसा कुछ था? वहां पे तो कुछ नहीं था ना, वहां पे गवर्नमेंट आपको महीने के महीने देती रहेगी जो भी पेंशन बन रही है, फॉर एग्जाम्पल 15,000 20,000, उसी में गुजारा करो। यहाँ पर तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कि मेरा पैसा कहाँ लगेगा वो आप डिसाइड कर रहे हो। ठीक है जी। The subscriber have the option to choose the ratio in which their contribution will be invested among the various asset class. परफेक्ट जी, परफेक्ट, मजा आ गया, सुन के आ गया। अब एक आई आगे ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में आपको 3 चॉइस दी गई, मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड, कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड, एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड। एग्रेसिव के अंदर इक्विटी ज्यादा, कंजर्वेटिव में इक्विटी कम होगा ना, मॉडरेट में इक्विटी मॉडरेट, तो मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड में बोला गया आप अगर आप एनपीएस का अकाउंट खुलवाते हो ना, अभी जाके चेक करो, आप सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी 3 है, जो किसी में भी जाओ और ऐसे डमी अकाउंट खोलने की कोशिश करो, तो आपसे पूछेगा, सारी चॉइस मांगेगा, आपको एक्टिव चॉइस करना है, ऑटो चॉइस करना है। ऑटो चॉइस में आपको तीनों ऑप्शन आएंगे। चलो जी, इसके अंदर क्या बोलेगा कि आपका कैपिंग है, मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड में 50% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हो सकता है। कंजर्वेटिव के अंदर मैक्सिमम इक्विटी के अंदर कितना जा सकता है, 25। अग्रेसिव हो आप तो उस केस में आप 75% एसेट को इक्विटी में एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आती है? ठीक है जी। और इसके अंदर ना ऑटोमेटिक चेंजेस आते रहते हैं। अगर स्टार्टिंग में एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड है ना, तो स्टार्टिंग में वो 75 रहेगा, और जैसे ही आपकी एज बढ़ती रहेगी ना, तो वो 75 से कम करता रहेगा, कम करता रहेगा, कम करता रहेगा। ऐसे ही कंजर्वेटिव के अंदर वो स्टार्टिंग 25 से करेगा इक्विटी के अंदर, फिर वो धीरे धीरे कम करता रहेगा, अब 15 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, धीरे धीरे कम करता रहेगा, वो ऑटोमेटिक होता है सारा का सारा। ठीक है जी, ये एसेट क्लास के बारे में आप पढ़ लेना। ओ, चलो, एक और बात आती है टैक्स बेनिफिट अंडर एनपीएस। हम टैक्स बेनिफिट पढ़ के आ गए हैं, बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाई गवर्नमेंट ने। एक्चुअल में टैक्स बेनिफिट है कितने, किस सेक्शन में दिए जाते हैं? लास्ट टाइम मैंने ये अपने कोर्स में पढ़ाया, मैं बच्चों को पढ़ा रहा, ये सेक्शन 80 CCD पढ़ लो, ये सेक्शन है। बच्चे कह रहे सर ज्यादा हो गया, ये तो नहीं। और यही सेक्शन नंबर पूछ लेगा पेपर के अंदर। पेपर के अंदर आपसे सेक्शन का नंबर पूछा गया कि किस सेक्शन में एनपीएस ने बेनिफिट दिया है, टैक्स का, एनपीएस में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट है। तो आंसर व्हाट्स 80 CCD। चलो जी पढ़ते हैं। सर सेक्शन में क्या लिखा है वो समझाओ। टैक्स बेनिफिट टू एम्प्लॉयज ऑन सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एनपीएस के अंदर, आर एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट कितना, 10% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डी अंडर सेक्शन 80 CCD 1 विद ओवरऑल सीलिंग ऑफ 1.5 लाख रुपए। अब आपको एक सेक्शन है हमारा 80 CCE। ये सेक्शन बोलता है कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी 80C के अंदर, जहाँ पे आप बड़े सारे, आपको पता होगा LIC वगैरह, बड़ी सारी डिडक्शन मिलती है। सर इसका मतलब क्या है, आपकी जो भी इनकम कॉम्प्यूट होती है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट कहते हैं कुछ कुछ चीजों में आपको डिडक्शन दे देंगे, मतलब हम इसको इनकम नहीं मानेंगे, इसको डिडक्ट कर देंगे, उसके बाद जो आपकी बैलेंस इनकम बची उस पर टैक्स दे दो। तो ऐसे ही आप सबको 80C के बारे में पता होगा, जहाँ पे 1.5 लाख की लिमिट होती है, जहाँ पे आप LIC में पैसा डालते हो, PPF में पैसा डालते हो, वहां पे आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। ऐसे ही एक सेक्शन 80 CCD लाया गया एनपीएस के लिए, कि जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा उसको 1.5 लाख 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा। ये सारे डिडक्शन को मिला के ही है 80 CCE सेक्शन बोलता है कि 80CCC ये स्पेसिफिक पेंशन फंड है, 80CCD का सबसेक्शन 1। अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है सर, वो तो पहले भी मिल रहा था, कोई बेनिफिट थोड़ा ना हुआ, 1.5 लाख तक का है, ठीक है। बट एक अलग बेनिफिट दिया गया, टैक्स डिडक्शन अप टू 50,000, एडिशनल डिडक्शन आपको 50,000 का दिया गया 80 CCB 1B के अंदर। 1B के अंदर आपको एडिशनल बेनिफिट आया 50,000 का। तो ये 50,000 का एडिशनल बेनिफिट है आपको। आपको ये सब सेक्शन भी पढ़ना है, याद रखना है। ठीक है, टैक्स बेनिफिट टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय ऑन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे तो सेल्फ कंट्रीब्यूशन की बात चल रही थी, सेल्फ कंट्रीब्यूशन है, उस केस के अंदर एम्प्लॉय को बेनिफिट मिला, बट जो एम्प्लॉयर जमा करा रहा है उस केस के अंदर क्या डिडक्शन है, सुनो। एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अप टू 10% ऑफ सैलरी। सर एम्प्लॉयर तो कंट्रीब्यूट करता है 14%, हम पढ़ के हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लिमिट 14% है,
बट बाकी एम्प्लॉयर के लिए ये लिमिट रखी गई 10% ऑफ बेसिक पे एंड डीए। अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो 80 सीसीडी सब सेक्शन 2 में एग्जाम, फुल एग्जाम, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप अगर एनपीएस की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पर 1.5 लाख की लिमिट लगा रखी है, जो कि गलत है। कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। एनपीएस की वेबसाइट पे वो गलत है। सर हमें बात समझ में नहीं आ रही, हम सेक्शन और सब सेक्शन में घूम रहे हैं, हमें घूम रहे हैं। अच्छा सुनो, एक सेक्शन, एक गवर्नमेंट का लॉ आया कि जो मैक्सिमम डिडक्शन दी जाएगी वो 1.5 लाख की दी जाएगी, जो भी एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है जी। और एक एडिशनल बेनिफिट दिया गया एक लॉ के अंदर कि 50,000 का हम एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं जो पैसा एनपीएस के अंदर डाल रहा है, ठीक है जी। तो अभी तक हमें समझ में आ रहा है कि 1.5 लाख प्लस 50,000 का बेनिफिट यहाँ पर मिल गया एम्प्लॉय के खुद के कंट्रीब्यूशन पे। सेक्शन बाद में आप याद कर लेना, अभी आप इंटेंट समझो। अब इसके बाद का कि ये तो एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर का अगर पैसा डाल रहा है 14% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, और अगर वैसे प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 10% एम्प्लॉयर भी दे सकता है ना, तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। जितना भी पैसा डाल रहे हैं वो अप टू 10% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डीए अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल इस केस के अंदर अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉयर है और उसकी बेसिक सैलरी प्लस डीए 1 करोड़ रुपीज है, 1 करोड़ रुपीज है, तो वो 10 लाख रुपीज, 10% हुआ ना सैलरी का, 10 लाख रुपीज तक एनपीएस में डाल सकता है और वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट है, वो डिडक्शन मिलेगी उसको, 10 लाख की डिडक्शन मिलेगी। ऐसे मैं बड़े सारे लोगों का टैक्स बेनिफिट मिल चुका है, लोगों को करवा चुका हूँ, काफी लोगों को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो आपको 2 लाख तो सबको पता है, जो आप में से थोड़ा बहुत पढ़ता है उनको 1.5 लाख का डिडक्शन पता है, मजा आ गया। जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ता है उनको कहा 50,000 का एडिशनल बेनिफिट है, बट लोगों को इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। इस ही सेक्शन की वजह से, इस ही सब सेक्शन की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं वो अपने एम्प्लॉयर को फोन करके बोल रहे हैं कि हमारा पैसा आप एनपीएस में डालो, हमें ये वाला बेनिफिट चाहिए चाहिए चाहिए। बात समझ में आती है? तो ये सारा का सारा पैसा 80 सीसीडी 2 के अंदर एग्जेम्प्ट है। ऊपर 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 चल रहा था जहां पे 1.5 लाख की लिमिट लगाई गई थी। 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 क्लॉज बी जिसके अंदर 50,000 का एडिशनल बेनिफिट दिया गया। 80 सीसीडी सेक्शन सबसेक्शन 2 जिसमें कोई लिमिट नहीं लगाई गई, वहां पर सिर्फ बोला गया कि 10% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है। अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय है तो 14% सैलरी, सैलरी का मतलब बेसिक पे एनडीए, वहां तक एग्जेम्प्ट है। क्या बात है, क्या बात है। ओके जी। टैक्स बेनिफिट टू सेल्फ एम्प्लॉयड, अब कोई एम्प्लॉय का वो चक्कर ही नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, उस केस में क्या होगा, तो 20% ऑफ योर ग्रॉस टोटल इनकम, जितना आपका ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 20% तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका डिडक्शन मिलेगा। लिमिट है 1.5 लाख। टैक्स डिडक्शन ऑफ अप टू 50,000 किस केस के अंदर, 80 सीसीडी आईबी। तो इस केस के अंदर भी अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 1.5 लाख प्लस 50,000, ये 80 सीसीडी 1 के अंदर और ये 80 सीसीडी 1 बी के अंदर। क्या बात है, क्या सर हम तो एक्सपर्ट हो गए टैक्स के अब। चलो जी अच्छी बात है, अब यहाँ पे आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, काफी क्लैरिटी मिल गई है। टैक्स बेनिफिट ऑन पार्शियल विड्रॉल, अब अगर पैसा वापस लेके जाएंगे तो क्या उसको इनकम माना जाएगा, तो उस केस के अंदर बोला गया कि अगर आप 25% तक का पैसा लेके जा रहे हो अपने कंट्रीब्यूशन तक तो उसको हम टैक्स नहीं करेंगे। 25% तक का पार्शियल विड्रॉल इज ओके, ज्यादा बाहर मत निकालो, 25% तक का एग्जाम। टैक्स बेनिफिट ऑन परचेज ऑफ एनुटी, जब आप एनुटीज को परचेज करने जाओगे तो आपको इनकम तो होगी ना, आपको पैसा गवर्नमेंट ने दे दिया और फिर उसी की आपने एनुटी ले ली, तो एक तरह की आपको बड़ा सारा पैसा मिला, तो क्या वो आपकी इनकम है, तो उसको भी मना किया गया कि जो अगर आप एनुटीज परचेज कर रहे हो तो उसको इनकम नहीं माना जाएगा। एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जेम्पशन ऑन परचेज ऑफ एनुटी upon attaining the age of 60 or superannuation under section 80 CCD 5, however the subsequent income, जो एनुटीज का पैसा मिलेगा वो तो इनकम है ना आपकी, अगर आपकी एनुटी आने लगी 50-60 हजार की तो उसपे तो आप इनकम टैक्स दोगे, वो तो इनकम है आपकी। ओके जी।
टैक्स बेनिफिट। अच्छा, ऊपर हमने पार्शियल विड्रॉल पढ़ा था, अब हम लम सम पैसा, इकट्ठा पैसा अगर लेके जा रहे हैं, पढ़ा था ना 60% लेके जा सकते हैं या 20% लेके जा सकते हैं, मिनिमम आपको एनुटी लेना है 40% का, उसके बाद बैलेंस 60%, उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पर लिखा गया टैक्स बेनिफिट ऑन लमसम विड्रॉल, एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जेम्पशन on lump sum withdrawal of 60% of the accumulated pension wealth upon attaining the age of 60 और superannuation। आप क्या कहते हैं 60 की एज के बाद पैसा विड्रॉ कर रहे हो, मैक्सिमम 60% ही कर सकते हो और उतना ही आपको बेनिफिट दे दिया गया कि उसको हम टैक्स के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। क्या बात है जी, मजा आ गया, सुन के मजा आ गया। अच्छा सर, अगर 60 की एज से पहले वो कर लेता तो उस केस में वो 20% वापस लेके जा सकता था ना, 80% की उसको एन्युटी लेनी थी और बैलेंस 20% लेके जा सकता था, तो उस केस में वो 20% को इनकम माना जाएगा। यहाँ पे 60 के बाद वालों को बेनिफिट दिया गया, 60 के पहले जो लेके जाएगा उसकी इनकम मानी जाएगी। चलो, टैक्स बेनिफिट फॉर कॉर्पोरेट। अच्छा, कॉर्पोरेट के लिए कोई लिमिट नहीं लगाई गई, बट कॉर्पोरेट के लिए बोला गया कि आपको भी हम बिजनेस एक्सपेंडिचर एक लिमिट तक लेने देंगे, ज्यादा नहीं। तो आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर कितना होगा? 10% ऑफ द सैलरी, जो भी होगा, जो भी आपका क्या कहते हैं आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जो भी आपके एम्प्लॉय की सैलरी है उसका 10%। सैलरी का मतलब बेसिक पे एंड डिनर अलाउंस। तो इस केस में बातें क्या होगी, 1 करोड़ की सैलरी है तो 10 लाख तक का जो अमाउंट है उसको कॉर्पोरेट एज एन एक्सपेंस अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट साइड पे एज एन एक्सपेंस कि मैंने अपने एम्प्लॉय के लिए पैसा कंट्रीब्यूट किया, 10 लाख रुपीस यहाँ पर लिख सकता है। बात समझ में आती है? और यही पैसे का एग्जेम्पशन ये किसको दिया गया? एम्प्लॉय को दिया गया। अब एम्प्लॉय इसी पैसे को एग्जेम्पशन क्लेम करेगा, इस पे टैक्स वो भी नहीं देगा। वो क्या बोलेगा? मेरे को इसके अंदर बेनिफिट है सेक्शन 80 CCD का सबसेक्शन 2 2 2। क्या हुआ? इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे, ये अति हो गई, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। आपको अगर इतना समझ में आता है तो बात एकदम परफेक्ट है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आपको फैसिलिटी है कि आप एप्लीकेशन पे आके मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर आप बहुत ही निहायती घटिया पढ़ाते हैं। चलो जी, आप आके बात करेंगे फिर आपसे। चलो जी, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।